हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व उसे कहते हैं जिसमें अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यह अंतिम इलेक्ट्रॉन कब भरा जाता है? पी उपकोष में तभी भरा जाएगा जब संक्रमण तत्वों के बाद वाले जो समूह होते हैं 13 से 18, उनमें एक एक करके 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। तो इस प्रकार इनको पी ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के आधार पर पी ब्लॉक के तत्व कहा गया है। इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी NS2Np126 होता है। अब एस उपकोष है वो तो भरा रहता पूर्ण। पी उपकोष में एक एक करके इलेक्ट्रॉन 1 से 6 तक भरे जाते हैं। यहाँ 1-6 नहीं है, ये 1 से 6 है, यानी 1 से लगाकर 6 तक पूरे उपकोष। अब जब पी पर 3 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं या पी पर 6 होते हैं, यानी NS2Np3 या Np6, तो 3 वाले को अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास कहा जाता है और 6 वाले को पूर्ण पूरित यानी पूरी तरह भरा हुआ। इसी आधार पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम केवल 15वें वर्ग के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। 15वें वर्ग में तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sp का मतलब होता है एंटीमनी और बिस्मिथ। इस प्रकार ये 5 तत्व आते हैं। याद करने के लिए नाना पाटेकर ने ऐसी सब्जी बनाई। इस प्रकार अलग अलग तत्व याद करते हैं हम। तो इसी आधार पर हम इसके ऑक्सीकरण अंकों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई जो ऑक्सीकरण अंक है वो 13 से सारणी शुरू होती, तो संक्रमण तत्वों के बाद 13 है तो 2, 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण भर जाते हैं। उसके बाद 11, 12, 13 यानी 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में रहते हैं। तो बाहर वाले कोष में 3 रहते, तो उनकी संयोजकता के आधार पर उसकी संयोजकता भी 3 होती है और ऑक्सीकरण संख्या भी 3 होती है। -3 है वो अधातुओं के लिए काम आती है, +3 है वो धातुओं के लिए काम में आती है। इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ उसकी संयोजकता कोष है वो भी एक एक कम होता जाता है और इधर देखा जाए तो धातुओं में बढ़ता रहता है। इसी प्रकार बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में भरने के क्रम के रूप में बात करें तो 13 वाले में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह के इलेक्ट्रॉन भरते हैं और अंतिम वाला है पूरा 8 वाला पूर्ण रूप से भरा जाता है। तो इस प्रकार इसी आधार पर यहाँ पर Np1, P2, P3 इस तरह अलग अलग इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाला P6 और ये P3 इन्हीं की बात कर रहा है। ये अर्धपूरित होता है और ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व होता है। तो वर्ग 15 के तत्व है, इनमें N और P यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, जबकि आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बिस्मिथ है वो एकमात्र धातु है। अब इसके सामान्य गुणधर्म क्या है? तो सामान्य गुणधर्म पहली है नाइट्रोजन की उपलब्धता। हम जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि के रूप में यानी नाइट्रेट के रूप में मिलती है। गौर करने वाली बात है नाइट्रेट में। और पादप जंतुओं में नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का प्रमुख घटक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा इन सब में प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, इन बाकी में नहीं होता है। तो यह प्रोटीन है उसमें भी नाइट्रोजन का ये प्रमुख घटक है। दूसरी बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस है भूपर्पट्टी में एपेटाइट के रूप में मिलता है। ये एपेटाइट फ्लोर एपेटाइट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट या हाइड्रोक्सी और फ्लोरीन हाइड्रोक्साइड के जुड़े होने के कारण होता है। इसका सूत्र होता है Ca9PO4 6, यहाँ पर 6 कर लेना, CaOH2। इस प्रकार ये एपेटाइट का सूत्र होता है। ये फास्फोरस के खनिज ही होते हैं, जैसे अंगूठियों में वगैरह में रत्न वगैरह पहनते होते हैं। तो ये रत्न है ये क्रिस्टलीय रूप में निकलते हैं। तो ये निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं? फास्फोरस की चट्टानों से निकाले जाते हैं। तो इसी कारण इनको इसी का ही रूप माना जाता है। इसके अलावा फास्फेट चट्टानों के तो मुख्य घटक है ही, साथ ही साथ जंतुओं में दांतों व हड्डियों के भी मुख्य घटक है। हम जानते हैं कि दांत और हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है और इसके साथ कैल्शियम के साथ ये ज़्यादा जुड़ा रहता है, इसलिए दूध व अंडों में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। शेष तत्व है आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अन्य अयस्कों के रूप में मिलते हैं, जो इसमें क्या सल्फर की उपस्थिति होती है। सल्फर अयस्कों के रूप में ये
पाए जाते हैं। अब इनके आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। अब ये मान लीजिए नाभिक है, ये नाभिक है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसको निकालोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, जबकि इसको निकालोगे तो आपको कम मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि नाभिक के जो जितना पास होता है उसका आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। तो मजबूती के साथ जुड़ा होगा तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, वही ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा किसकी? आयनन की, यानी बाहर निकालने वाली ऊर्जा। तो ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जबकि एक एक कोष बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा भी कम होती जाएगी। इस प्रकार सबसे बाहर वाले कोष में बिल्कुल कम ऊर्जा निकलेगी। अब ये कोषों में वृद्धि कब होती है? जब हम सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो इसमें वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी भी कम होती है। इसी प्रकार विद्युत ऋणता की बात करें तो उसमें भी कमी होती रहती है। इसी का प्रकार इसको कहा गया कोषों की वृद्धि के कारण ये सब होता है। दूसरी बात करें तो 15वां वर्ग है, ये 16वें वर्ग की तुलना में क्या है? अधिक होती है आयनन एंथैल्पी। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? अर्धपूरित विन्यास। ये अर्धपूरित विन्यास होने के कारण स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते। दो प्रकार के विन्यास स्थायी होते हैं, एक अर्धपूरित, एक पूर्ण पूरित। इस प्रकार अर्धपूरित होता है, P3 होता है इसमें, तो इसलिए इसको क्या करना है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि 16वें में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। तो नाइट्रोजन को छोड़कर सारे के सारे तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एक है वो गैसीय रूप में पाई जाती है। दूसरी बात, नाइट्रोजन द्विपरमाणु के रूप में यानी N2 के रूप में मिलती है, खाली N के रूप में नहीं मिलती है। जबकि बाकी तत्व वायुमंडल में बहुपरमाणु के रूप में। बहुपरमाणु का मतलब जैसे सल्फर है तो S8 के रूप में मिलेगा, यानी SSS। इस प्रकार आपस में 8 S जुड़कर एक S8 की संरचना बनाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया बहुपरमाणु के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि ऊपर अधातु होते हैं, नीचे जाने पर धातुएं बढ़ती रहती है। अधातुएं सिर्फ इस ओर देखोगे आप P ब्लॉक वाले तत्वों में ही पाई जाती है, बाकी सब धात्विक रूप में होती है। इसके अलावा 15वें वर्ग में नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करता है। अपर रूपता का मतलब जैसे कार्बन के रूप में देखा ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है वगैरह। इसी प्रकार सल्फर के बारे में देखोगे तो प्लास्टिक सल्फर है, इस प्रकार इसके अलग अलग रूप है, अल्फा सल्फर, बीटा प्लास्टिक, इस प्रकार। इसी प्रकार फास्फोरस के रूप में देखोगे तो लाल फास्फोरस है, काला फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस है, माचिस वगैरह बनाते हैं, विस्फोटक सामग्री पटाखों में। तो ये सारे क्या है? फास्फोरस के अपर रूप कहलाते हैं। रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है अभी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतया +3 या -3 दोनों प्रकार की अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी और धातु हमेशा प्लस की रखती है, इसलिए माइनस नहीं रखेगी। और विस्मित किसी भी यौगिक में -3 नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एकमात्र विस्मिति है जो क्या है? धातु है, बाकी उप धातु के रूप में, इसलिए वो प्लस माइनस दोनों रख सकती है। लेकिन विस्मित धातु है इसलिए ये तो केवल प्लस ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगी। अब ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन क्या करता है? अलग अलग प्रकार की +1 +2 +5 इस प्रकार। फास्फोरस देखा जाए तो +1 2 4 इस प्रकार की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और विस्मित की बात करें तो विस्मित में केवल एक ही अभी तक यौगिक ज्ञात है, वो है BiF5, यानी फ्लोरीन के साथ विस्मित की अभिकार को यौगिक अभिक्रिया में करा के यौगिक प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा कोई यौगिक नहीं मिला है। तो प्लस नाइट्रोजन प्लस से 1 से 5 तक स्थायी तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय विलयन के कारण असमानुपाती होती है। असमानुपाती का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या परमाणु, उसका ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? हम असमानुपातन कहते हैं। जैसे HNO2 यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये HNO3 में बदलता है, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन 3 है, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ा। ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब है ऑक्सीकरण होना, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब है, कहते हैं ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना।
ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो इस प्रकार यहाँ देखोगे तो इस वाले नाइट्रोजन में ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर एक ही है, इसलिए इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, लेकिन किसके, सिर्फ इस एक यौगिक के। ऐसी बात नहीं है जैसे हम ZnHCuSO4 वो पढ़ रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें क्या है, Zn में भी परिवर्तन होता है, CuSO4 में भी परिवर्तन होता है, दो तत्व, दो यौगिकों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही HNO2 ही है, उसी के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उसी के अंदर अपचयन भी हो रहा है। अब है नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, वो अपने तत्वों साथी से तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। तो नाइट्रोजन का परमाणुक आकार क्या होता है, छोटा होता है, वो अपने वर्ग में विद्युत ऋणता है, आयनन एंथैल्पी अधिक क्या करता है, रखता है, क्योंकि ऊपर आता है इसलिए। इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं है, क्योंकि डी कक्षक है वो चौथे आवर्त से शुरू होते हैं, इसलिए डी नाइट्रोजन के पास भी नहीं है, फास्फोरस के पास भी नहीं है। दूसरे, ये उच्च विद्युत ऋणता और छोटे आकार के कारण क्या करता है, पी पाई बंद बनाता है। पी का मतलब पी उपकोष और पाई का मतलब है डबल बंद या ट्रिपल बंद। जैसे एन और एन, इन दोनों के बीच क्या बंद है, ट्रिपल बंद। तो इस प्रकार ये या तो डबल बंद बनाता है या ट्रिपल बंद। सिंगल बंद होता है उसको सिग्मा पढ़ा जाता है, डबल बंद होता है उसको पाई बंद बना पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार ये इस प्रकार के बंद बनाता है। जबकि हम आर्सेनिक और इनकी बात करें तो ये सिर्फ सिंगल बंद बनाते हैं सहसंयोजक प्रकार के, और विस्मित धातु है इसलिए धात्विक बंद बनाता है, ध्यान रखना। जो भी धातुएं होती है वो धात्विक बंद बनाती है। अब इनके अलावा इसके अंदर सरखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये अपने साथ अन्य तत्वों को जोड़ते रहते हैं, जैसे कार्बन के पास साथ पास होती है इसकी प्रकार की संरचना, ये भी बनाते रहते हैं। अब डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन है डी पाई और पी पाई नहीं बनाता, क्योंकि ये पी में रहता तो पी पाई बना लेता, डी पाई पी पाई नहीं बना पाता है। अन्य तत्व ये बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी क्रियाशीलताओं के बारे में। तो ये पहली क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति, यहाँ हम ई के रूप में बात करें तो ई है जो नाइट्रोजन पूरा परिवार, पांचों तत्व, और एच है वो हाइड्रोजन है। अब EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। EH3 का मतलब ई की जगह हम N ले तो NH3, P ले तो PH3, इस तरह, यानी एमोनिया फास्फीन। तो इस प्रकार क्या करता है, अलग अलग प्रकार से हाइड्राइड बनाता है, इनको हाइड्राइड कहते हैं। तो ये हाइड्राइड बनाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इसी प्रकार जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो क्षारीय भी होता रहता है, इसलिए इसका क्षारकता का क्रम भी रहता है। तो क्षारकता का क्रम पूछा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, लगातार कम होता जाता है। और अब ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ये दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो ट्राई ऑक्साइड E2O3 प्रकार का, या पेंटा ऑक्साइड E2O5। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो N2O3 ये ट्राई ऑक्साइड, N2O5 ये क्या है, पेंटा ऑक्साइड। इस प्रकार ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, लगातार ऑक्सीजन जुड़ती जाएगी तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो क्या होती है, अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, समानुपाती होती है ऑक्सीकरण की, जितनी अम्लीय प्रवृत्ति हो जितनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका अम्लीयता। तो जैसे ही नीचे जाओगे तो हमने पढ़ा क्षारकता बढ़ती रहती है, और ऑक्सीजन कम होंगे तो क्या होगा, क्षारकता बढ़ेगी, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति घटती जाएगी। यहाँ बीच में उभयधर्मी दोनों प्रकार के दर्शाते हैं। बिस्मित की बात करें तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का दर्शाता है। और वैसे बात की जाए तो धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे सी कार्बन अधातु है, इसके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है CO2 की बात करें तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। अब 15वें वर्ग के तत्व हेलोजन के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो ये हेलोजन के साथ ट्राई हेलाइड व पेंटा हेलाइड बनाते हैं, लेकिन डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये केवल क्या करते हैं, पेंटा हेलाइड नहीं बना पाते, केवल ट्राई हेलाइड तक ही निर्भर रहते हैं। इसके अलावा बिस्मिथ के
BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राईहेलाइड है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं और ये एक आयनिक प्रकृति का होता है, आयनों में विभक्त हो जाता है अलग अलग धातु प्लस और नेगेटिव में पॉजिटिव में के रूप में। तो धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता, तो वर्ग 15 के तहत धातु के साथ द्विअंगी यौगिक बना। द्विअंगी का मतलब है किसी धातु के साथ जुड़कर अन्य प्रकार से दो से अधिक तत्व तत्व जुड़ना। जैसे N2 की बात करें तो N और N जुड़ते आपस में तो क्या बनाते हैं, N2। इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो Ca3P2। तो यहाँ पर Ca3 क्यों जुड़ता है, क्योंकि इनकी फास्फोरस वगैरह की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है, इस कारण ये जुड़ता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, जो कि द्विपरमाणुक रूप में रहती है, तब कहलाती है डाई नाइट्रोजन N2। अब N2 की बात करें तो इसकी खोज 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने की थी और ये आणविक अक्षों में द्विपरमाणुक रूप में होती है। आणविक रूप से देखा जाए तो द्विपरमाणुक यानी N2 के रूप में पाई जाती है। अब इसको किस प्रकार बनाया जाता है, तो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं बनाने की। तो पहली विधि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, वो है औद्योगिक, यानी विभिन्न व्यापारिक स्तर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका किस प्रकार निर्माण करते हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार परभज या आसवन द्वारा करते हैं जिस प्रकार पेट्रोलियम परिष्करण करते समय करते हैं। अलग अलग गैसें अलग अलग तापमान पर पृथक हो जाती है, जो द्रव होते हैं वो लास्ट में पृथक होते हैं क्योंकि उनके क्वथनांक पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे आप 90 केल्विन क्वथनांक ऑक्सीजन का और 77.2 केल्विन क्वथनांक है वो नाइट्रोजन का है। तो ये सबसे पहले ही क्या हो जाएगी, पृथक हो जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन बची रहती है उसको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार ये प्रयोगशाला में बना देते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रयोगशाला विधि, तो उसमें नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन लिया जाता है और उसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देना योग्य बात यह है कि सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, ये NaNO2 और एक होता है NaNO3। तो ये अंतर ये क्या है कि जब भी NO2 जुड़ा है तब तो उसको कहते हैं नाइट्राइट और NO3 जुड़ा होता है तब उसको कहते हैं नाइट्रेट। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। तो इसका तापीय अपघटन करवाते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाता है अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है तो अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन कराते हैं यानी उष्मा दी जाती है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भी और अन्य विधियाँ हैं, उसमें है अमोनियम डाइक्रोमेट है, उसको क्या करते हैं उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो ये भी नाइट्रोजन देती है। इसके अलावा शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन है वो सोडियम एजाइड व बोरियम एजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त करते हैं। सोडियम एजाइड, एजाइड किसे कहते हैं, जिसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा होता है, जैसे सोडियम के साथ जुड़ा है N3, तो इस प्रकार क्या होगा, सोडियम एजाइड कहलाएगा। इसका तापीय अपघटन करते हैं, उष्मा दी जाती है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाती है, नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये बेरियम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब है नाइट्रोजन के भौतिक गुण, तो ये रंगहीन, गंधहीन और अविषैली गैस है, बिल्कुल जहरीली नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कुरकुरे वगैरह जो थैलियाँ होती है चिप्स की, उनमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। तो ये यदि विषैली होती तो उससे हम मर जाते, हमें नुकसान हो जाता। तो अक्रिय होने के कारण क्या करती है वो अन्य से उसको क्रिया नहीं कर देती, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती और कई दिनों तक ये सामग्री खराब नहीं होती है, चिप्स वगैरह थैली में पैक रहते हैं, इसीलिए इनमें नाइट्रोजन भरी जाती है। दूसरी बात, इसके समस्थानिक होते हैं नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, दो समस्थानिक भी पाए जाते हैं। जल में बहुत कम घुलनशील होती है और कमरे के तापमान पर तो बिल्कुल क्रियाशील नहीं होती है या कम होती है। तो इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो ये धातुओं से क्रिया करके धातु नाइट्राइट या आयनिक नाइट्राइट बनाती है, जैसे लिथियम से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइट बनाती है। तो इसी प्रकार सतही उत्प्रेरक के रूप में बात करें तो आप देखोगे कि 773 केल्विन, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में 773 केल्विन और 200 एटीएम दाब की बात करें, 200 से 900 एटीएम के बीच दाब होता है। तो इस एटीएम पर किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक काम करते हैं। एक एपी का मतलब है आयरन, एपी का मतलब क्या है, आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं, और दूसरा मोलिब्डेनम। तो एपी तो उत्प्रेरक है और ये मोलिब्डेनम जो ये एपी आयरन है इसका उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए इसको कहते हैं सह उत्प्रेरक।
तो एक उत्प्रेरक होता है, एक से उत्प्रेरक, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। NH3 है अमोनिया। और ये पूरी विधि क्या कहलाती है, हेबर प्रक्रम। हेबर प्रक्रम द्वारा इस विधि से अमोनिया निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये उच्च तापमान के साथ साथ नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके NO का निर्माण करती है। ये यानी उच्च तापमान का मतलब है बहुत अधिक तापमान, 2000 केल्विन तापमान लगभग। नाइट्रोजन के डाई नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, पहला उपयोग खाद के रूप में आप जानते ही हो। फिर है नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया, इस प्रकार के यौगिक बनाने में भी ये काम आता है। लोहा स्टील है, इनको अक्रिय वातावरण, क्योंकि ये अक्रिय गैस है इसलिए अक्रिय वातावरण के लिए भी उपयोगी किया जाता है। या अक्रिय होने के कारण इसका द्रव अमोनिया है तो, या द्रव नाइट्रोजन है तो, डाई नाइट्रोजन है तो इसको परिशीतक ठंडक उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं अमोनिया। तो ये भी एक नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक है, लेकिन इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट वीडियो है वो बनाकर समझाएंगे।